हमारे बल तथा गति के नियम के 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने न्यूटन के गति का सेकंड नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। इसमें क्या कहा गया है, इसको हम लोग पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है ना। अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी। वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित हो। ठीक है ना। अब इसे समझते हैं। ये बताओ, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो कब गतिमान होती है? जब तक कोई आप बल लगाते हो। अगर आप बल ही नहीं लगाओगे तो क्या रहेगा? वो अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। जैसे कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है ना। ऐसे रुका हुआ है, ठीक है ना। इसकी प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, u। तो जब तक इसमें कोई बल लगाओगे नहीं तब तक ये क्या है, मूव करेगी क्या? नहीं ना। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। इतनी स्पीड से जा रही है। तो ये इतनी स्पीड हमेशा जाएगी ना जब तक आप कोई रोकोगे नहीं, मतलब कोई बाह्य बल लगाओगे तभी तो रुकेगा ना। तो इन्होंने यही कहा कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। ये गति का प्रथम नियम है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ समझते हैं। पर हम रियल लाइफ में देखते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हम इसे फेंक देते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल लगता है। घर्षण बल भी क्या है, हमारा एक बाह्य बल है, ठीक है ना। इसलिए कोई वस्तु रुक जाती है। अगर मैं मान लूँ कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे घर्षण बल लगता ही नहीं, ठीक है ना, और वहाँ पे एयर भी नहीं है, यानी हवा भी नहीं है। हवा का भी जब कोई वस्तु चलती है तो हवा क्या विपरीत दिशा में फोर्स लगाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसे। तो अगर वहाँ पे कोई वस्तु अगर 2 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हो तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इनका एक जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही है कि जड़त्व का, इन्हीं को बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक अगर ठीक है ना, अगर कोई वस्तु एक समान गति में की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए गए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी को हम न्यूटन के सेकंड नियम से प्रूव भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इस चीज़ को समझते हैं। हमने जो है न्यूटन का सेकंड ना पढ़ा था बल, यानी बल इक्वल टू होता है संवेग परिवर्तन mv माइनस mu/t,
ठीक है ना, इसी को हम लोग आगे पढ़ के लिए थे। बल इक्वल टू होता है यम इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे समझाए थे, देखिए हमने बताया था कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं यम है, उस पर बल लगाया जाता है एफ। इसकी प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, टी टाइम बाद, ठीक है ना, इसका वेग क्या हो जाता है, वी हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने क्या लगाया, बल लगाया तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हम जो पहला नियम है उसके हिसाब से देखते हैं। अगर किसी वस्तु पे y बल 0 हो तो क्या होगा, वो जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इस फार्मूले में देखते हैं, बल बराबर करते हैं 0, ठीक है ना, देखते हैं तो क्या होगा, आपका यम वी माइनस यम यू अपान टी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, यानी यम वी माइनस यम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो टी इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं यम वी माइनस यम यू, यम वी बराबर क्या सकते हैं, यम यू लिख सकते हैं, उधर यम यू को भेज दिया, यम यम आपका कट गया, यानी अंतिम वेग इक्वल टू क्या आ गया, प्रारंभिक वेग। यानी जिस अवस्था में पहले है, जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से हमेशा जाएगी, यानी v भी क्या होगा आपकी u के ही बराबर होगा। यही तो जो है न्यूटन का प्रथम नियम है कि जिस अवस्था में रहेगी, यानी प्रारंभिक अवस्था क्या है, u स्पीड से जा रही है तो अंतिम वेग भी क्या आ जाएगा आपका, u ही आ जाएगा। यानी अगर 2 मीटर पर सेकंड जा रही है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी, अगर उस पर कोई वाह्य बल ना लगाया जाए। देखो हम लोग इसको सेकंड नियम से प्रूव भी कर लिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा जड़त्व में संबंध, ठीक है ना, ठीक है ना। जड़त्व का नियम क्या था कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहना चाहती है, जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हम दो वस्तु को लेते हैं, ठीक है ना। एक का जो है द्रव्यमान है 10 kg, एक का द्रव्यमान है 100 kg, ठीक है ना। दो वस्तु हैं हमारे पास, ठीक है ना। बताओ किसको इसकी अवस्था बदलने के लिए ज़्यादा बल लगाने की जरूरत है, इसको या इसको, ठीक है ना, बताइए। यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जो है अवस्था चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। तो यानी क्या है आपका जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको उसकी अवस्था से बदलने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको उसकी अवस्था से बदलने के लिए ज्यादा कम बल की जरूरत होगी, कम बल की जरूरत होगी। तो यानी जो आपका जड़त्व है ना वो संबंध किसके है, द्रव्यमान से डायरेक्ट संबंध है, यानी जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स बताया आपको कि जड़त्व के नियम पे, ठीक है ना। आप कुछ चीज़ें और भी पढ़ लेना, ठीक है ना, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ों पे, ठीक है। अब हमारा देखो हमने न्यूटन के प्रथम नियम पे तो कुछ अभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं, और सेकंड नियम हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड नियम, ठीक है। तो हम अभी जड़त्व के फर्स्ट नियम पे कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, वो भी क्लास जो हमारी अंतिम यानी लास्ट क्लास होगी ना उस क्लास में बताएंगे। उसके पीछे रीज़न है कि हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो हमें ज़्यादा फील आएगा, ठीक है ना, जो है न्यूटन के प्रथम नियम का जो क्या मतलब है, ठीक है ना। तो जड़त्व पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था उस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, ठीक है ना। तो पहला है कि एक रबड़ का गेंद या उसी आकार का एक पत्थर का गेंद, ठीक है ना। एक रबड़ का गेंद है, उसी आकार क्या है, एक पत्थर का गेंद है, ठीक है ना। तो बताओ रबड़ का द्रव्यमान ज्यादा होगा पत्थर का, यानी पत्थर का ना, तो क्या होगा, इसका जड़त्व ज्यादा होगा। ये क्या है, रबड़ की गेंद है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है,
एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तो बेटा बताओ साइकिल क्या है, साइकिल का तो द्रव्यमान बहुत कम होता है, पर रेलगाड़ी क्या है उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, तो किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, रेलगाड़ी का, सीधी सी बात। दो तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, जिस वस्तु को अगर वो रुकी हुई है, मान लो साइकिल भी रुकी हुई है, रेलगाड़ी भी रुकी हुई है, किसको गतिमान बनाने के लिए ज़्यादा बल की ज़रूरत होगी, यानी रेलगाड़ी को, तो यानी रेलगाड़ी का जड़त्व क्या है, ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, तो 5 रुपये के सिक्का का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, 1 रुपये सिक्के का द्रव्यमान कम होगा, यानी 5 रुपये जो है सिक्का उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, 1 रुपये के सिक्के का जड़त्व कम होगा। ये तो हो गई, ठीक है ना। अब हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल कराने हैं जो रियल लाइफ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे भी एज है, तो हम क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, जब कोई कैच, ठीक है ना, मतलब मैच हो रही है और कोई कैच आ रहा है, ठीक है ना, एक गेंद आ रही है, तो हम इसको दो तरीके से पकड़ सकते हैं ना। देखो, एक होता है कि हम कैच से डायरेक्ट पकड़ लें, ठीक है, गेंद आ रही है मैं कैच पकड़ लिया, ठीक है ना, यहीं पे, तो यानी उसकी स्पीड जो भी रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब हाथ में पहुँचने के पहले वो काफ़ी ज़्यादा रही होगी, और बहुत ही कम टाइम हमने क्या किया, इसको रोक लिया, ठीक है ना। चलिए, दूसरा केस है क्या कि हम इसे बॉल आ रही है तो हम इसको ए से काफ़ी दूर ले जाकर रोकते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा टाइम लेके। तो दोनों कंडीशन में किस कंडीशन में हमारे हाथ में ज़्यादा चोट लगेगी, किस कंडीशन में हम सेफ जो है कैच को कैच कर ले रहे हैं, सॉरी बॉल को कैच कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं पहला केस, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये बॉल आ रही है 100, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, आ रही है, जिसका मास कितना है, या मान लेते हैं कि 0.3 kg है, ठीक है ना, यानी 300 ग्राम है, ठीक है ना। ये आ रही है बॉल, हम क्या किए, इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैच कर लिया, ठीक है ना। ये समझिए मेरा हाथ है, ठीक है ना, बना तो नहीं पाया हूँ अच्छे से, तो मैंने डायरेक्ट कैच किया। तो कितने टाइम में रोक लिया मैंने, मान लिया कि जो ये जब संपर्क में आई बॉल, तो हमें सिर्फ इसको रेस्ट में लाने के लिए कितना टाइम लगा, मान लेते हैं 0.1 सेकेंड, मतलब बहुत ही कम टाइम लगा, ठीक है, 0.1 सेकेंड, पहला केस हो गया। जैसे हमने क्या किया, डायरेक्ट कैच को रोक लिया ऐसे, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बॉल आई कितनी स्पीड से, सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना मास था, सेम मास था 0.3 kg, इसको हमने कैच किया, ठीक है ना। कितना टाइम लगा, मैं बोलता हूँ टाइम लगा t=1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड। ये कौन सी कंडीशन है, इसमें हम लोग बॉल को ऐसे आया या संपर्क में आया तो आराम आराम से जाके यहाँ रोक के तब रुका, ठीक है ना। तो किया क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बॉल का अगर देखें प्रारंभिक संवेग क्या होगा बॉल का, एम यू होता है, यानी मास कितना 0.3 है, यू कितना है आपका 10, कितना हो गया आपका 3 न्यूटन, सॉरी 3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका प्रारंभिक संवेग हो गया। जब ये बॉल रुक जाएगी तो अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग हो जाएगा आपका वी क्या है, 0 है ना, तो अंतिम संवेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से पहले वाले केस को समझते हैं। जो बल लगेगा, बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन अपान समय, ठीक है ना। यहां देखो संवेग परिवर्तन क्या होगा, फाइनल संवेग माइनस क्या होगा आपका इनिशियल संवेग, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग क्या है, 3 है, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे -3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, ठीक है ना। तो यहाँ जब 10⁻⁻⁻ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -30, ये क्या है न्यूटन ना, यहाँ पे बल आ गया। देखो -30 का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना, कि यहाँ पे संवेग उसका अंतिम संवेग घट गया, ठीक है ना। यानी आपका अगर हम लोग परिमाण देखें कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का परिमाण लग रहा है हाथ पे, ठीक है ना, पहले वाले कंडीशन में, ठीक है ना। अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं।
दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, प्रारंभिक समय क्या होगा, प्रारंभिक संवेग यम इंटू यू, यानी कितना आएगा आपको, आपका आएगा 3 ही आएगा, ठीक है ना। यम की वैल्यू क्या है 0.3 और यू की वैल्यू क्या है 3 है, यानी क्या हो जाएगी 0.3 गुणे 10 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 kg/s, ठीक है ना। अंतिम संवेग इसका क्या होगा, 0 होगा, अंतिम संवेग क्या होगा 0 ही होगा, 0, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि बॉल यहाँ आके क्या हो जाएगा, हाथ में रुक जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बल कितना लगेगा, बल लगेगा, अंतिम संवेग क्या है 0 माइनस प्रारंभिक संवेग कितना है आपका 3 डिवाइड बाई क्या समय कितना लगा 1 सेकंड लगा, यहाँ कितना आ गया -3 न्यूटन, ठीक है ना। अगर बल का परिमाण देखें तो क्या होगा आपका 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, सिर्फ 3 न्यूटन बल लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है 30 न्यूटन बल लग रहा है। इसीलिए हम लोग सेफ जो है बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग ऐसे बॉल आती है इसको ऐसे ले जाते हैं, देख दोगे जो है मैच में आप लोग तो बहुत खेलते होगे, ठीक है ना। होता क्या है, कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट जो नए होते हैं पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, और कई लोग तो ऐसे करते हैं। हम लोग के 2 तरीका है, एक तो हम लोग ऐसे कैच आ रही है, हाथ रुके हुए हैं, ऐसे आके डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं जो नए होते हैं वो बॉल भी आ रही स्पीड में और हाथ भी स्पीड में कर देते हैं, तो उनको भयानक चोट लगती है हाथ में, ठीक है ना। और थर्ड वाले क्या है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं बॉल को आते हैं इतनी स्टाइल में लोग लिखते हैं, ठीक है ना, या मूव कर जाते हैं, कई अलग अलग जो तरीका होता है। तो एक कहानी होती है, ठीक है ना। ये समझ में आया दोनों, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली किस पे बेस्ड है, यानी गति के 2-3 नियम पे बेस्ड है, ठीक है ना, कैच वाली प्रॉब्लम। तो यही होता है कि अगर हम ना थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेना तो हमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में अनुभव हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको सच बताऊं कि जितनी भी रोड्स वगैरह की डिज़ाइन होती हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स लेके हर एक चीज़ सब में फिजिक्स ही हो जाए, ठीक है ना। तो अभी देखते हो ना कि जो अभी आजकल की रोडें बन रही है ना, वो इतना टेक्निकल तरीके से बनती हैं कि हम लोग जो है जो जहाँ पहले ज़्यादा एक्सीडेंट होता था वो अब वहाँ पे कम होता है, ठीक है ना। तो कई चीज़ें आप 11th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, फिर 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर अगर आप का इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो फिजिक्स के, जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, वहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो यानी फिजिक्स को समझने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और अगर आप समझ गए तो आप अप्लाई भी कर सकते हो रियल लाइफ में, बाकी लोगों से बेटर है, ठीक है ना।